हम खड़े हैं मथुरा सिटी में और यहाँ पर ये बैंक यूनाइटेड फोरम बैंक द्वारा हड़ताल की जा रही है। 2 दिवसीय हड़ताल है, कल भी हड़ताल थी और आज भी है। 16 और 17 तारीख की हड़ताल आखिर बैंकों की क्यों? इनसे ही सारी अर्थव्यवस्था चलती है, इन्हीं से सारे सिस्टम चलते हैं। किसान से गरीब से लेकर अमीर तक का जो सिस्टम है वो बैंक कर्मचारी सुबह से दोपहर जो भी इनका ड्यूटी टाइम होता है उस तक करते हैं। लेकिन ये हड़ताल कर क्यों रहे हैं आखिरकार? क्योंकि इनकी नौकरी तो चाहे प्राइवेट रहे या सरकारी रहे, कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि बैंक का काम हर कोई नहीं कर सकता है। बैंक का काम सिर्फ बैंक कर्मचारी कर सकते हैं। तो हड़ताल क्यों? अगर ये सरकारी विभाग सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर सरकार की ही ज़रूरत क्यों? फिर तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर दो, जिसकी मर्जी होगी उसको प्राइवेट बना लो। ऐसे ही आज ये जो किसानों के लिए और गरीबों के लिए, क्योंकि गरीब का खाता सिर्फ सरकारी ही बैंक में खुल सकता है, प्राइवेट में नहीं, क्योंकि प्राइवेट में अकाउंट खोलने के लिए आपको 10,000 और 15,000 चाहिए और सरकारी में 500 रुपये और 100 रुपये और जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल जाता है। आज ये जनता की आवाज़ बनना है, इनके साथ अब जनता को आना चाहिए। बैंक कर्मचारी भी आप ही के भाई और बहन होते हैं, इनके भी परिवार हैं। अगर इनकी नौकरी चली जाएंगी तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ फेस करेंगे सारी समस्याओं को। और ये बैंक यूनियन वाले जब हड़ताल करते हैं ना तो कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि देखिए इनसे लोन लेकर के आप अपने बिजनेस चलाते हैं, किसान अपनी खेती करता है, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी राजनेता हैं, सब लोन पर चलते हैं और लोन देती है सिर्फ बैंक। प्राइवेट सेक्शन में आप जाइए, प्राइवेट में आपकी जितने टाइम के लिए आपने लोन लिया उसके बाद आपकी ज़मीन की बोली लग जाएगी, लेकिन सरकारी विभाग में ऐसा नहीं है। पहले वो आपको नोटिस देंगे, फिर आपकी जो प्रोसीजर है वो समय देंगे आपको और उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन आज उसी जनता और उन्हीं बैंक कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है कि इनकी रोजी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये प्राइवेट बैंकें हो गई तो इनकी तो नौकरी जाएगी, लेकिन साथ में आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी, आपके पैसे की गारंटी नहीं होगी। कौन सी बैंक कब बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं होगा। प्राइवेट बैंक का क्या भरोसा? कल को ICICI बंद हो जाए, HDFC बंद हो जाए, क्या आप गारंटी ले सकते हैं? नहीं। लेकिन सरकारी होगी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। जो उद्योगपति अपनी बैंकें खोलेंगे वो कल को बंद कर दें, साहब घाटे में बैंक हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? अब इसी के साथ यहाँ पर हमारे जो हड़ताल कर रहे हैं बैंक कर्मचारी, इनसे बात करते हैं कि आपकी समस्या क्या है। सर नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम KH पांडे है और मैं यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर जो ये बैंक हड़ताल आप 2 दिन से कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है और बैंक हड़ताल कर क्यों रही है? इससे तो गरीबों को परेशानी हो रही है, जो लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं व्यापारी, उनको भी परेशानी हो रही है। निश्चित रूप से ये परेशानी 2 दिन की हो सकती है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जनहित में हड़ताल की जा रही है। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। 69 में पहली बार देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उससे पहले सारी बैंकें प्राइवेट ही हुआ करती थी, ऐसा नहीं बैंकें प्राइवेट नहीं थी। और देश आज़ाद होने से लेकर सन 69 तक 744 बैंकें इस देश के अंदर फेल हुआ। लेटेस्ट में आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली साल भी यस बैंक एक तरह से फेल ही हो गया और उसको बेल आउट करने के लिए कौन आगे लाया गया? सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक को आगे लाया गया। मैं खुद ओरिएंटल बैंक से आता हूँ। इस देश में सबसे हाई टेक बैंक खोला ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जिसका उद्घाटन उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। और इंडिया में नहीं, पूरे विदेश में भी इसकी धूम मचाई गई थी। बहुत हाई टेक बैंक है और ये अब नए युग की शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान में। और कुछ ही दिन के अंदर वो बैंक फेल हो गया और ओरिएंटल बैंक जो एक सरकारी बैंक था उसके माथे मर दिया गया। तो ऐसा नहीं प्राइवेट बैंक पहले नहीं होते थे, प्राइवेट बैंक पहले भी होते थे और वो लगातार फेल होते थे। आज भी फेल हो रहे हैं, आज भी फेल हो रहे हैं। यस बैंक का लेटेस्ट उदाहरण है, जिसको स्टेट बैंक से बेल आउट किया गया और आगे भी फेल होंगे। अभी सरकार ने एक नया जुमला छोड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 लाख तक की आपकी जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड है। ये DICGC कोई नई चीज़ नहीं है, इस सरकार ने नहीं बनाई है, इस सरकार ने नहीं, ये बहुत पहले से है। पहले इसकी सीमा 50,000 थी, फिर बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई, आज वो 5 लाख कर दी। कि 5 लाख आप समझिए, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसके तमाम बेटी की शादी करनी है उसके 40 लाख 50 लाख बैंक में जमा रखता है आदमी, क्योंकि इमरजेंसी में वो विड्रॉ कर सकता है। आज अगर 5 लाख की गारंटी देके आप क्या देना चाहते, बाकी पैसे डूब जाएं और इससे आगे की। सर मैं आपको यही रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि 5 लाख की गारंटी, मेरा 1 करोड़ रुपए है, मैंने कैसे अपनी जमीन जायदाद बेच के या किसी को गिरवी रख के अपना 1 करोड़ लिया और कोई बिजनेस करना, कल को वो बैंक बंद हो गई तो मेरे को तो कुछ 5 लाख मिलेगा, 95 लाख तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा? उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और इससे आगे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था
तो जो हमारी उस समय 14 बैंकें राष्ट्रीयकृत हुई थी, उनकी देश में कुल 8,000 शाखाएं थीं। आप नोट करिएगा, कुल 8,000 शाखाएं थी उस समय जब देश में 19 जुलाई 1969 को बैंक नेशनलाइज हुए। और आज की तारीख में उन्हीं बैंकों की 1,80,000 शाखाएं हैं। तो ये विस्तार किसने किया? सरकारी बैंक। प्राइवेट कभी गांव में जाके शाखा नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। दुनिया का आज की तारीख में निजीकरण का सर्वा बना हुआ है अमेरिका। और अमेरिका की आप सर्वे उठा लिए, दुनिया भर की पत्रिकाएं उठा के देख लिए, 30% से ज़्यादा अमेरिकन बैंक में खाता नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स हैं और उनके चार्जेज इतने हायर साइड हैं कि लोग बैंक में खाता ही नहीं रखते। जिस दिन ये सरकारी बैंक ख़त्म हो जाएंगे, कमोबेश वही स्थिति हिंदुस्तान के अंदर हो जाएगी। आम आदमी बैंकों में खाता नहीं रख पाएगा, उसको NBFC के हवाले कर दिया जाएगा। मैं सरकारी बैंक और प्राइवेटेशन का भी एक थोड़ा सा, क्योंकि हड़ताल उसी को लेकर के है, तो मैं लोगों तक ये एक मैसेज और पहुंचाना चाहता हूं। जैसे अगर सरकारी बैंक में कोई चेक बाउंस होता है किसी पार्टी का, तो क्या चार्जेबल होता है, और दूसरी पार्टी का चेक लगता है तो उसका क्या चार्जेबल होता है? भाई, हमें तो ये प्राइवेट बैंकों ने मजबूर कर दिया। नहीं, हम तो कोई चार्ज ही नहीं लेते थे। इन्होंने मजबूर किया कि ये 250 से 500 रुपये लेते हैं, और हमारे यहाँ मुश्किल से 25-50 रुपये आज भी लगते हैं। हम चेकबुक के कोई पैसे नहीं लेते थे, लेकिन इन सरकारी प्राइवेट बैंकों ने हमको मजबूर किया। आज चेकबुक के भी पैसे लिए जाते हैं। हम जीरो बैलेंस पे भी आज भी खाता खोलते हैं। हम प्राइवेटी सेक्टर के एडवांस आज भी करते हैं। जिसके ये हिमायती बनते हैं, ये बताएं कि जनधन खाते प्राइवेट बैंकों ने कितने खोले, ये बताएं प्राइवेटी सेक्टर के एडवांस प्राइवेट बैंक कितने करते हैं। और मैं एक और इससे सबसे आज पत्रकार साथी हैं, आपके माध्यम से एक मैं बहुत बड़ा घपला आपके सामने रख रहा हूँ। अभी अडानी को मुझे पता लगा है, आप और कन्फर्म करिएगा, कि उसको भी NBFC बनाने की परमिशन सरकार ने दे दी है। इस देश में ऑलरेडी एक NBFC चलती है, उसका नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस सरकारी बैंकों से प्राइवेटी सेक्टर के लैंडिंग रेट पर फाइनेंस लेता है। मैं खुद ओरिएंटल बैंक के बोर्ड में था, मेरे सामने कई बार ऐसे प्रस्ताव आए, मैंने उसमें अपना वीटो भी किया कि ये नहीं होना चाहिए। 5-5 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ मुथूट फाइनेंस जैसी NBFC बैंकों से फाइनेंस लेती है प्राइवेटी सेक्टर। प्राइवेटी सेक्टर का मतलब 6 या 7% पे, और उसी पैसे को किसानों के नाम पर कि हम किसानों को देंगे, जबकि वो किसानों को देते या नहीं देते किसी ने नहीं, क्योंकि वो RTI में नहीं आते, क्योंकि वो विजिलेंस में नहीं आते, उनसे आप कोई रिपोर्ट ले नहीं सकते। वो दिखाते ये हैं कि हमने किसानों को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किसान का जेवर गिरवी रखकर, उसका सोना गिरवी रखकर 30% और 24% की वो ब्याज देते हैं। ये इस देश के अंदर खेल खुलेआम प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग चला रहे हैं, और उन्हीं की ये सरकार है। तो ये जो निजीकरण हो रहा है, आज सारी किसानों की रिकॉर्ड हमारे पास है, सरकारी बैंकों के पास है। अगर ये प्राइवेट हो गए तो सारा रिकॉर्ड फिर उन कॉर्पोरेट के पास पहुंच जाएगा, जिनसे लड़कर किसानों ने 3 काले कानून ख़त्म कराए। इनडायरेक्टली सरकार उनको ये सौंप देना चाहती है कि आपके पास ये रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। तो ये लड़ाई जनता की लड़ाई, ये लड़ाई बैंक कर्मचारी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप ये सोचे बैंक कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी, नहीं चलेगी, नौकरी नहीं जाएगी। बैंक कर्मचारी ये जनता, हम तो जब भी लड़े थे, जब देश के अंदर डंकल आया था, जब देश के अंदर गेट आया था, कोई ये कहे कि बैंक कर्मचारी क्या इस देश का नागरिक नहीं है? उसको भी उतनी चिंता है देश की जितनी आम और लोगों को। ये दूसरी बात है कि राजनीतिक लोग आज कॉरपोरेट के इतने गुलाम हो गए हैं कि उनके मुंह में दही जम गया है। जिन लोगों ने राष्ट्रीयकरण किया वो लोग भी आज मुखर होकर सड़क पर नहीं बोल रहे हैं। ये सरकार तो बोलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सन 69 में भी जब इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था, तब भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी संसद में 3 दिन तक विरोध करते रहे। जब उनका विरोध कामयाब नहीं हुआ तो बलराज मधोक, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल करा लाए। बाद में इंदिरा जी ने उसको रिमूव करके तो इनका चाल चेहरा तो पहले से पूंजीवादी है, नया नहीं है। इनसे हमें कोई गिलवा शिकायत भी नहीं है, क्योंकि इनका तो चेहरा पहले दिन से, अंग्रेजों के टाइम में भी इनका चरित्र ऐसा ही था, और आज काले अंग्रेजों के लिए भी यही काम कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारी शिकायत तो उन लोगों से है जो समाजवाद की दुआई देते हैं, जो राष्ट्रवाद की दुआई देते हैं, जिन्होंने देश के राष्ट्रीयकरण के लिए काम किया। आज देखिए कितने भी प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के अंदर, बिजली कंपनी ले लो, बिजली कंपनी में पहले प्राइवेट हुआ करती थी, नहीं चल पाई तो सरकार ने, सरकार का मतलब हम सब ने पैसा दिया, हम सब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया। BSNL देख लो, BSNL 4G की आज ये पोजीशन है कि उसके खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़, और अब आपने BSNL छेड़ा है तो मैं आपको, और शायद किसी को पता भी नहीं होगा, जियो को 4G का लाइसेंस मिल गया, एयरटेल को मिल गया, वोडा को मिल गया, लेकिन आज तक BSNL को नहीं दिया। इसमें हमारी शिकायत पत्रकार साहब खाली NDA से नहीं है,
यूपीए की सरकार थी, जब राजा उसमें टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी 4G में लाइसेंस नहीं लेने दिया। बाद में रविशंकर प्रसाद आए, उन्होंने भी 4G में लाइसेंस नहीं लेने दिया और जियो धंधनानंद का फीता काटने माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। लेकिन आज भी हकीकत क्या है, जब 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन डाल के एक कनेक्शन दिया जाता था तब BSNL ने दिया। आज जब धंधे का मौका आया तो वो सेठ लोग आगे। आज भी एक चेन्नई से लेके अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन डल रही है। 45 से 40 करोड़ रुपए का उसका खर्चा है। कौन डाल रहा है? BSNL। मतलब जो खर्च करेगा सर प्राइवेट सेक्टर। देखिए यही है प्राइवेटेशन इनका कोई नुकसान नहीं है। इनकी नौकरी 10 साल 5 साल उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, कोई और कर्मचारी आएगा। लेकिन समस्या जनता को ही मुखर करनी पड़ेगी, क्योंकि फेस जनता को करना पड़ता है। और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी अपने अधिकारों से, इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेगी। 2 दिन की हड़ताल, आप कोई 30 त्यौहार ले लीजिए, उस पर छुट्टी भी होती है त्यौहार की, तो बैंकों के 2 दिन के हड़ताल से जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक फ़र्क बहुत बड़ा पड़ने वाला है। अगर ये बैंक, आज जिस बैंक के सामने खड़े, हम इसी को ले लेते हैं, अगर ये प्राइवेट हो गई, इसमें जिसके खाते हैं उन पर चार्जेबल इतने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका जीरो बैलेंस, आप जानते हैं जीरो बैलेंस सिर्फ सरकारी अकाउंट में रहता है, और प्राइवेट होते ही मिनिमम चार्जेबल है 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये आपके अकाउंट में नहीं रहते तो आपके चार्ज कटने लग जाएंगे 200 रुपये, 250 रुपये। आप एक रिक्शे चलाने वाला पूरे दिन में, पूरे महीने में 15 से 20,000, बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, 15 से 20,000 तो इतना बता रहा हूँ कि शायद उसकी जीवन लीला निकल जाएगी, लेकिन 15-20 हज़ार रुपये नहीं कमा पाएगा। उसको भी 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा महोदय। और जब 10,000 मेंटेन करेगा तो उसको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, आप ये सोचिए। लेकिन यही सरकारी बैंक है कि इसमें जीरो बैलेंस पे उसका अकाउंट है और वो 10 रुपये 5 रुपये भी जमा कर सकता है। प्राइवेट में आप नहीं कर सकते हो। इसकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, और इनका सहयोग जनता को और उन अधिकारियों को करना पड़ेगा। देखिए आज चेकबुक लेते हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ। मैंने खुद देखा है कि सरकारी बैंक में जब मैं अकाउंट खोलने गया था, बड़े इजली और बड़े प्यार से खुल गया, और जो मिनिमम अमाउंट होता उस पर अकाउंट खुल गया। लेकिन अगर यही मैं प्राइवेट में बात किया, पता है कितना चार्जेस मांगा? 2.5 लाख रुपये। आदमी 2.5 लाख रुपये बिजनेस में लगाएगा, 2.5 लाख रुपये में अकाउंट खोलेगा। ये सोचने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों पे आज नहीं सोचेंगे ना तो बहुत पछताएंगे। और कुछ कहना चाह रहे थे सर? एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आज देश के अंदर जब राष्ट्रीयकृत बैंकें थी 28 थी, जो घटते घटते आज 12 रह गई हैं, जिनको भी सरकार बेचने पे आवाज़ आए। ऑलरेडी 22 प्राइवेट बैंक देश के अंदर काम कर रही हैं। अगर आपको कंपटीशन करना है तो हमको सेम प्लेइंग फील्ड दीजिए। जो नीति हमारे लिए वो नीति उनके लिए भी होनी चाहिए, जो कोटा हमारे लिए वो कोटा उनके लिए। उसके बाद देखते हैं कौन सा प्राइवेट बैंक टिकता है हमारे सामने। आज भी प्राइवेट बैंक हमारे सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि उनका दबाव है सरकार के ऊपर, और सरकार तमाम सरकारी बैंकों प्राइवेट करना चाहती है। और ये साजिश आज की नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और बताऊँगा। इंडियन ओवरसीज बैंक जो एक सरकारी बैंक है और HDFC बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है, दोनों का कस्टमर बेस इंडिया का लगभग बराबर है। HDFC के जो कस्टमर हैं 5 करोड़ 60 लाख हैं आज की तारीख में, और इंडियन ओवरसीज बैंक के जो कस्टमर हैं वो 5 करोड़ है, लगभग बराबर से ही है। इंडियन ओवरसीज बैंक में एम्प्लॉय की संख्या 27,000 और HDFC बैंक में एम्प्लॉय की संख्या 1,20,000। 20% पे काम कर रहा है सरकारी बैंक कर्मचारी। आप देखिए सेम प्ले, ये भर्ती जानबूझ कर नहीं हो रही है। असली समस्या है बैंकों में भर्ती की जानी। कम से कम 5 लाख पोस्ट आज बैंकों की समाप्त कर दी गई हैं, जिनकी ज़रूरत है। और यही कारण है कि पर्याप्त स्टाफ ना होने के कारण सरकारी बैंकों से जनता को थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, जो लाजमी है, क्योंकि हम वैसे भी पब्लिक सर्वेंट हैं। इन्होंने बोला, और ये चीज़ है ना, ये कड़वा सत्य, हर कोई बोलने को एग्री नहीं होता, कि जो शिकायतें होती है ना सरकारी बैंकों से, लोग कहते हैं कि साहब हमें लाइन में लगना पड़ता है, ये करना पड़ता है। लेकिन कभी आपने एक गौर किया है, एक बैंक में कर्मचारी कितने हैं? अगर आप 5 या 7 कर्मचारी एक बैंक में रखेंगे और वहाँ पर हजारों, कई लाखों की तादाद में जब अकाउंट होंगे, तो वो कर्मचारी किस तरह से उन्हें मैनेज कर पाएंगे? क्या आप स्टाफ नहीं बढ़ा सकते? अगर कैश काउंटर एक है तो उस पर उसी हिसाब से पैसा जमा होगा। ये तो है नहीं कि भाई पैसे बहुत जल्द धनाधन गिन जाएंगे, उनमें टाइम लगता है, और उसके लिए एम्प्लॉय बढ़ाने पड़ेंगे, काउंटर बढ़ाने पड़ेंगे। जब आप काउंटर नहीं बढ़ाएंगे तो ये मशीन नहीं बन जाएंगे, ये भी इंसान है, इनसे भी आप ड्यूटी का पूरा काम लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक चीज़ सोची कि जिस बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक है? प्राइवेट बैंक में पैसा आपका सुरक्षित नहीं है, सिर्फ 5 लाख सुरक्षित है। अगर किसी
बैंक को, जैसे अभी सर ने बताया था कि यस बैंक, आप सबके सामने ये कई बैंकों के उदाहरण है, खाली यस बैंक ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी बैंक हैं। और महाराष्ट्र में लोग अभी भी परेशान हैं, 5,000 2,000 रुपये अभी भी बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मिल रहे हैं। और वही सरकारी बैंक है जहां आपका पैसा पूरा सुरक्षित है। सर आप भी कुछ और कोई हैं, कुछ कहेंगे? सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन आगरा यूपी उत्तराखंड इकाई का प्रेसिडेंट हूँ। निजीकरण का मुद्दा जैसे कि अभी सर ने बताया कि नया नहीं है देश में, और हम भी मानते हैं कि निजीकरण भी साथ साथ उतना ही ज़रूरी है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जितना कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है राजा से लेकर और रंक तक सभी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिना किसी भेदभाव के। वेरेज जहां पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात आती है वो सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को ही सर्व कर रहे हैं, जैसा कि आपने खुद अपना एग्जांपल बताया कि 2.5 लाख रुपए से उन्होंने बोला। मैं हमेशा प्रैक्टिकल पर भरोसा करता हूं, थ्योरी पे नहीं, क्योंकि वो तो किताब है, कुछ भी लिख दो आप। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकल जब तक आप करोगे नहीं, किसी चीज़ को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो मतलब क्या है उसे बताने से? एक एम्प्लॉय पर इतना काम का दबाव है, और सरकार ने संसद में ये बैंकों के ही माध्यम से, क्योंकि मैनेजमेंट को ऊपर प्रभाव में लेकर सारी नीतियां बना दी जाती हैं और उसी का डेटा लेकर वहां पे पेश किया जाता है। क्योंकि इन चीज़ों को तो सर ने बता दिया, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जब सरकार प्राइवेट और सरकारी बैंक का ये मुद्दा छेड़ती है, क्या सरकार ने कभी इतना प्रेशर जितना सरकार बैंकों को प्राइवेट करने में लगा रही है, क्या कभी इतना मुद्दा प्राइवेट बैंकों पे लगाया कि भाई आप किसानों को लोन दो? वो कभी देते हैं? किसी गरीब बहन बेटी की शादी के लिए जो प्रेशर सरकारी बैंकों पे होता है कि भाई आपको लोन देना है, ये करना है, और नेता भी आपके ऊपर आगे चढ़ जाता है, भाई इसको लोन क्यों नहीं कर रहे, क्या वही कभी प्राइवेट पे किया? सर सारी सरकारी स्कीम्स को, चाहे वो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट योजना हो, चाहे वो मुद्रा स्कीम हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे वो स्वनिधि जो रेहड़ी पटरियों को 10-10 हज़ार रुपये भी अभी लोन दिए गए हैं, वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा ही वितरित कराए जाते हैं। कभी भी ऐसी स्कीम किसी भी निजी बैंक में नहीं थोपी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे गरीब आदमी का निजी बैंकों में अगर प्रवेश हो गया, शुरू हो गया, तो निजी बैंकों का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो ड्यू टू टाइम वेयर एंड टेयर होने लगेगा, और जो उनका क्रीमी लेयर है, जो रिच पर्सन्स को जो वो लोग सर्व करते हैं, उनको वहाँ पर दिक्कतें होंगी सर्विस देने में। इसलिए ऐसी स्कीमों को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हवाले किया जाता है, और हमें कोई इससे शिकायत नहीं है। हम स्वेच्छा से खुशी हर एक आदमी का, जैसे कि मैंने अपने पहले बोला कि हम हर एक व्यक्ति का उतने ही खुले दिल से स्वागत करते हैं अपनी शाखा में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करता हो। हम सबके लिए ओपन है और सबको हम उतनी ही सर्विस देने के लिए तत्परता से काम करने के इच्छुक हैं। देखिए, अब मैं ज़्यादा लंबी चीज़ तो नहीं खींचूंगा, लेकिन सरकार से एक मेरा सवाल है, आप एक बार प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में कंपटीशन करा लीजिए महोदय, आपको पता चल जाएगा कि सरकारी कितना काम देते हैं और प्राइवेट आपको कितना देते हैं। गरीबों के अकाउंट जिस दिन आप प्राइवेट बैंकों में जीरो बैलेंस पे खुलवा देंगे, जिस तरह से आपने 500 रुपये सरकारी बैंकों के जरिए उन गरीबों को दिलवाए थे कोरोना काल में, उस तरह से प्राइवेट बैंकों में दिलवा के देख लीजिए महोदय। उस दिन हम इनके साथ खड़े होंगे कि आप गलत ग्रोथ कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, सरकार सही कर रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप धनाढ्य लोगों को, पैसे वाले लोगों को खुश करने के लिए सरकारी सिस्टमों को बेच करके अपने यार दोस्तों के पेट भरने पर लगे हुए हैं। मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।